अपनी बेटी तसोंग के भविष्य को लेकर चिंतित थी। ये बहुत दूर दराज का इलाका है, यहाँ अफसरों की बहुत कमी है। जब मैं अपने बड़े बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ कि वो अपना जीवन कैसे जी पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तसोंग का भविष्य अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं उसका इंतज़ार करूंगी। उठो उठो उठो, जगो, जगने का समय हो गया है। उठो 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 उठो। मेरा नाम नीमा गुरुंग है। मैं 17 साल का हूँ और मैं यहाँ करीब 11 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा परिवार बेहद गरीब है। मेरी माँ मुझे जन्म देने के कुछ ही दिन बाद चल बसी थी। जब मेरे पिता मुझे यहाँ स्कूल में लेकर आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्कूल के आसपास थोड़ा घूम आओ और फिर लौट कर आओ। ऐसा कहकर वो ऑफिस में बातचीत करने चले गए। जब मैं लौटा और मैंने अपने पिता के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि वो वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ स्नोलैंड स्कूल में छोड़ दिया था। मेरा नाम शेरिंग डिकी है। मैं 16 साल की हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तब 4 साल की थी। शुरू में तो स्नोलैंड स्कूल में मुझे अकेला महसूस होता था और मैं काफ़ी रोई भी। मैं सोचती थी मेरी माँ ने मुझे क्यों इतनी दूर भेज दिया। कभी कभी मैं उदास हो जाती थी। मैं सोचती थी कि वो मुझे प्यार नहीं करते। उस समय मेरे गांव की एक लड़की थी। हम ये बात किया करते थे, हमारे माता पिता हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, क्यों वो इतने स्वार्थी हैं और थोड़ा भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन स्नोलैंड स्कूल में हमें जो प्रेम और देखभाल मिला, हम अपने परिवार तक को भूल गए। बच्चे एक बार जब यहाँ आ जाते हैं तो वो किसी तरह वापस नहीं जा सकते। वो जाने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं और ना ही उनका परिवार यहाँ आने और उनसे मिलने का खर्चा उठा सकने में सक्षम है। पहाड़ के बच्चों को किसी एक चीज को चुनना पड़ता है, या परिवार को या पढ़ाई को। एवरीबडी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम कुमार लामा है। मैं एक हिमालयन एक्सप्लोरेशन टूर गाइड हूँ। तो अब आपकी 10वीं की परीक्षाएं ख़त्म होने वाली हैं। आप अपनी परीक्षा देने के बाद अपने रिश्तेदारों, परिवारों और अपने साथियों से मिलने के लिए गांव जा रहे हैं, जो कि नेपाल के दूर दराज ज़िलों में स्थित है। आप सब अपने घर जा रहे हैं, वहाँ आप अपने लोगों से मिलेंगे।
मैं घर जाने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैं अपने पिता, भाई और बहनों से मिलने जा रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से अपने गांव नहीं गया हूँ। मैंने 10 साल से अपना गांव नहीं देखा है, तो ये मज़ेदार होने वाला है, बहुत चौंकाने वाला है। जब मैं 4 साल की थी तब से मैंने अपने माँ का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए घर पहुँचते ही मैं अपना थैला फेंकूंगी और फिर माँ की तरफ दौड़ पड़ूंगी और उन्हें कसकर गले लगा लूंगी। मुझे लगता है मैं खूब रोऊंगी। मैं जाने के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने नए जूते भी लिए हैं। मेरे पास नया जैकेट है, मेरे पास 2 थैले हैं। ये तौलिया, टूथपेस्ट। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पिता के लिए जूते ले जा रहा हूँ। मैं खुद से ज़्यादा अपने पिता से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए बूट लेकर जा रहा हूँ। बाय बाय। Every day we are going near to our home, making me very excited. We are flying. Beauty of Nepal. It was very beautiful, memorable and enjoyable. बर्फ बहुत ठंडी है। अब Now the असली red यात्रा gun is शुरू हो begin. रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती थी। मेरे दोस्त अपने माता पिता और बहनों के बारे में बात किया करते थे। 2 या 3 साल के बाद मैं अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। मुझे सिर्फ अपने माता पिता के चेहरे याद थे। मैं उनको हमेशा याद करती थी, पर उन्होंने मुझे कभी याद नहीं किया। मुझे लगता था कि उनको मेरी कभी याद नहीं आती है। सिर्फ मैं ही हूँ जो उनको हमेशा याद करती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ। मैं सोचती थी कि क्या सच में माता पिता मेरे बारे में नहीं सोचते? उन्होंने मुझे जन्म दिया और खुद से अलग कर दिया। इस यात्रा में मैं ये सोचकर थोड़ी घबराई हूँ कि मेरा क्या होगा और मुझे देखने पर माँ क्या करेगी। मैं जब घर पहुँचूँगी तो क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश होगी। वैसे तो सारे गांव वाले एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। अगर माँ मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुई तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे नहीं पता कि माँ क्या करेगी। मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ। वैसे अगर कहा जाए तो ये जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग है।
अब मैं अपने गांव के नज़दीक हूँ और यहाँ से मैं अपना घर देख सकती हूँ। मैं आज कई वर्षों बाद अपने गांव आई हूँ, तो अपना गांव देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। जब मैं अपने गांव पहुंची तो मैंने ताशी तिलक करवाया। माँ काफ़ी उत्साहित दिखी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि मैंने उम्मीद की थी। मुझे लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही हैं, ये नहीं पता क्यों। आज माँ को 10 साल बाद देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे पास खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं, तो मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हूँ। हाय, ये है मेरी माँ और ये मेरे पिता हैं और ये रहा मेरा घर और वो मेरा भाई है। आप खाना चाहेंगे? 10 साल के बाद आज मेरी बेटी घर आई है। आज मैं इन सबको साथ में देखकर बहुत खुश हूँ। हम भगवान और स्नोलैंड स्कूल का शुक्रिया अदा करते हैं। Hi. वाह, क्या बात है। मैं फोकसुंदू झील पर हूँ। नीला पानी बेहद सुंदर है और यहाँ का नज़ारा वाकई देखने वाला है। हम यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे थे कि अचानक सब कुछ हिलने लगा। जब हिलना ज़्यादा हो गया तो महसूस हुआ कि अरे ये तो भूकंप आ गया है। मैं बहुत डर गया और भागने लगा। मुझे हर तरफ मौत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं नहीं बचूंगा। जब हमने भूकंप के बारे में सुना तो सारे घर गिर रहे थे और लोग भाग रहे थे। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही थी। पहले तो मैं काफ़ी डर गई। मुझे स्नोलैंड परिवार के बारे में चिंता होने लगी। मैंने काठमांडू संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत के सारे माध्यम बंद थे। जैसे ही झील के किनारे हमें भूकंप महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि यहाँ ये स्थिति है तो भूकंप के केंद्र में क्या स्थिति होगी। मैं सोचता हूँ कि भूकंप से कितने लोगों की मौत हो गई और कितनी तबाही हुई है। मुझे पता है कि स्नोलैंड स्कूल काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहा होगा और मैं वहाँ के बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मुझे बस अपने साथ के बच्चों की और अपने टीचर्स की फिक्र लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि कैसे पता चले कि मेरे साथ के बच्चे और मेरे टीचर्स सुरक्षित हैं या नहीं। ये बहुत ही डरावना था। हमारे गुरु, हमारे गांव के रिनपोचे, उन्होंने ये फैसला किया कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने 6 से 7 दिन तक मठ में प्रार्थना करने के लिए कहा। हमने इस भूकंप से मरने वाले और मौत के करीब लोगों के लिए प्रार्थना की। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ, लेकिन स्नोलैंड परिवार को लेकर चिंतित हूँ।
आज का दिन बहुत ही मुश्किल भरा है। देखिए, सारे रास्ते बर्फ की वजह से बंद हैं। इस तरह की यात्रा के लिए अमूमन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारे पास नहीं है। इसका ख़तरा है कि हो सकता है कि हम किसी जमी नदी पर चल रहे हों और बर्फ़ टूटने से हम अंदर चले जाएं। इस तरह न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। कैसा लग रहा है नीमा, बर्फ पर चलकर? बहुत मुश्किल। अंधेरा हो रहा है लेकिन हमें चलते रहना होगा। सांगपो काफ़ी थक गया है और लगभग पीछे छूट गया था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम टॉर्च की रोशनी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। फिर मध्य रात्रि के करीब ही हम सोने के लिए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच पाए। आज मैं अपनी माँ के साथ कुछ काम करने जा रही हूँ। उसे ऊरमा यानी निराई कहते हैं। तो मेरी माँ मुझे निराई का काम सिखाएगी। हमारे गांव में जो जीवन के तौर तरीके हैं वो काफ़ी कठिन हैं। उन्हें खेतों में रोज़ाना काम करना पड़ता है, वो भी सिर्फ जीवन जीने के लिए, ताकि वो साल भर का अनाज उपजा सकें। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग पूरा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतना कि कभी कभी तो वो खाना खाना भी भूल जाते हैं। दिन रात बहुत मेहनत करने के बाद कहीं जाके पूरे साल भर के लिए थोड़ा अनाज जमा हो पाता है। मेरे परिवार में मेरी माँ ही हैं जो घर का सारा काम करती हैं। मेरे पापा को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो वो खेतों में काम नहीं कर सकते। तो मेरे परिवार में मेरी माँ ही हैं जो घर का सारा काम करती हैं, चाहे अंदर हो या बाहर का काम, सारा काम वही करती हैं। मेरे पिता लामा हैं, हिंदी में उन्हें पुजारी बोलते हैं। वो हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। वो घर पर भी काम करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं बहुत काम करती हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए थोड़ा आसान है। महिलाएं तो दिन से रात तक काम ही करती रहती हैं। उन्हें सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, घर साफ़ करती हैं और फिर परिवार के लिए नाश्ता बनाती हैं। फिर दोपहर का भोजन बनाती हैं और खेत में काम करने जाती हैं। इसके बाद वो शाम में कुछ खाने को हल्का फुल्का बनाती हैं और फिर रात का भोजन बनाती हैं। पुरुष काम नहीं करते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं और अब तो टेलीविज़न भी है। वो रात में बैठकर उसे देखते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ खाना बना रही हूँ। वो मुझे सिखा भी रही हैं कि कैसे कुछ बनाया जाता है और मैं भी उन्हें बीच बीच में कुछ बता देती हूँ, जैसे कि साफ़ सुथरा खाना कैसे बनाया जाए, क्योंकि गांव में वो साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तुम इसे इस तरह कर सकती हो ना माँ, ऐसे नहीं। कभी कभी मैं उन्हें आसानी से काम करने के कुछ तरीके बता देती हूँ, लेकिन वो मानती कहाँ हैं। मेरा मानना है कि ऐसा जनरेशन गैप की वजह से है या उनकी शिक्षा में कमी की वजह से हो सकता है।
फिर वो कहती हैं कि अब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वो मुझे वापस जवाब देने लगी है। मैं बहुत थक गया हूँ। सफ़र करना बहुत मुश्किल है। चलते रहने के साथ मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पिता, भाई या मेरा परिवार कभी मुझे देखने क्यों नहीं आया। अब मुझे ये समझ में आया है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें कई कई दिन तक चलना पड़ता है। ये यात्रा वाकई काफ़ी लंबी है। अब मुझसे वहाँ पहुँचने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। आज हम शिमेन में हैं, जो कि मेरा गांव है। मुझे अपने पिता को देखे हुए 11 साल बीत चुके हैं। मुझे अपने पिता से खुद से ज़्यादा प्यार है, इसलिए ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अनमोल पल होने जा रहा है। नमस्ते। आखिर मैं अपने घर पहुंच ही गया और ये काफ़ी रोमांचक था। अपने पिता से मिलना, अपनी भाभी से मिलना, बहन से मिलना, अपने जीजा से मिलना। मुझे लगा था कि मेरे पिता कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन फिर मेरी बहन के पति ने बताया कि कुछ परेशानियां हैं घर में। मेरे भाई की पत्नी मेरे पिता को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी शराब पीने लगे थे। तो वो बहुत अकेले पड़ गए, इसलिए वो किसी अलग ही इलाके में चले गए। ये विश्वास कर पाना कठिन था। मैंने तो अपने पिता के लिए जूते भी खरीदे थे और यहाँ लेकर भी आया। मैं इतनी दूर से उन्हें देखने के लिए ही तो चलकर आया हूँ। ऐसा हो नहीं पाया तो लगता है कि मेरी यात्रा का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये काम काफ़ी मुश्किल भरा है। मुझे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। मुझे ये सीखना है कि इन औज़ारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है। जब मैंने इसे खोदना शुरू किया तो शुरू में मुझे ये बहुत कठिन लगा और मैंने बहुत सी गलतियां की और मैं उनके लिए अजनबी हूँ। इस बात से भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग तो मुझे बाहरी बुलाते हैं, क्योंकि मैं गांव की बोली ज़्यादा नहीं बोल पाता और सिर्फ नेपाली बोलता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं सीख लूँगा और अपने परिवार के लिए काम करूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने भाई बहन के साथ समय बिता पाता हूँ। ये पल काफ़ी अच्छे हैं, कुछ भी इससे अच्छा नहीं है। लोग खेत में एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं और सभी लोग हंस बोल कर साथ में काम करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी एकता को देखकर मैं महसूस करता हूँ कि शहर में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती।
अरे वाह, अब मैं अपनी मौसी के घर के करीब हूँ। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ हैं या नहीं, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। ये वही मौसी हैं जो मुझे उस समय काठमांडू ले गई थी जब मैं 4 साल की थी। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ और थोड़ी भावुक भी हूँ। मैंने इसे जब स्कूल छोड़ा था तब ये बहुत छोटी थी और अब ये बड़ी होकर वापस आई है। इस बात की बहुत खुशी है कि ये पढ़ लिख गई और ये अब बहुत समझदार हो गई है। वो भले से दूर रही पर पढ़ लिख गई तो हमें उस पर गर्व है। मेरी मौसी ने मुझे बताया कि जब मैं 4 साल की थी तो मेरा परिवार किन समस्याओं से जूझ रहा था। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मेरे पापा बीमार थे और मेरी माँ के कंधों पर ही पूरे परिवार की सलामती और देखरेख का ज़िम्मा चलाया। मेरे पिता बीमार थे, इसलिए ही उन्होंने मुझे ये सोचकर यहाँ से दूर भेज दिया कि मुझे इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरी मौसी ने मुझे बताया कि परिवार की दिक्कतों का सामना मेरी माँ को अकेले ही करना पड़ा और ये जानकर मेरे मन में माँ के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार उमड़ आया। जब मौसी ने मुझे मेरे परिवार की तकलीफ़ों के बारे में बताया, मैं तुरंत अपनी माँ को देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता और मैं थोड़ी खुदगर्ज होकर सोचती तो मैं तुम्हें यहाँ पर रोज़मर्रा के काम के लिए रख लेती। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा तो वो इस दूर दराज के गांव में मौजूद नहीं था, जैसे कि अच्छे स्कूल और शहर में नौकरियां हैं और वहाँ का जीवन आसान है। इसलिए हम चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें स्नोलैंड स्कूल ना भेजा होता तो शायद आज तुम्हारी अब तक शादी भी हो गई होती और तुम हम सब की तरह खेतों में काम कर रही होती। उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है। वो कहती हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो नहीं चाहती हैं कि मेरा जीवन उनके जैसा हो। अगर गांव के सभी लोग शहर चले जाएंगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते चले जाएंगे। वो हमारा जीने का सलीका भी भूल जाएंगे और इस तरह वो अपनी पहचान भी भूल जाएंगे। आप इस बारे में कैसा महसूस करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। शहर जाने में कोई खराबी नहीं। इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी को भेजा है। मैं अपनी माँ के साथ काफ़ी समय बिता रही हूँ। एक दूसरे के साथ गुपचुप बातें करना हम दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा है और अब मैं उनका जीवन अच्छे से समझ पाई हूँ।
मेरी माँ को ये बात परेशान करती है कि भले ही उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन वो मेरा लालन पालन नहीं कर पाई। कोई माँ कभी अपने बच्चे को खुद से अलग करना नहीं चाहेगी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा भविष्य उज्जवल हो और मुझे बेहतर जीवन मिले। इसलिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे काफ़ी दूर भेज दिया। इस सब के बारे में सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। यहाँ सभी लोग पहाड़ की उस चोटी पर जमा होते हैं जहाँ से उन्हें वो इलाका दिखाई देता है जहाँ यारसा गुम्बा मिलेगा। इसके बाद गांव के बुजुर्ग आवाज़ देते हैं, जाओ जाओ, और सभी उधर उस उम्मीद से दौड़ पड़ते हैं कि ये सबसे पहले उन्हें मिले। है ना? इसी से मुझे पता चला कि ये कितना कीमती है। मैंने महसूस किया कि यारसा गुम्बा के लोग पैसे के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि ये उनके एक साथ होने का अवसर होता है। डोलपो के सभी इलाकों, कई गांवों से लोग यहाँ यारसा गुम्बा चुनने के लिए आते हैं और चुनने के साथ ही साथ अलग अलग गांवों के लोगों की आपस में दोस्ती भी हो जाती है। इस यात्रा से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मेरे पिता ने 4 शादियां की हैं। मेरी माँ से उनके 3 बच्चे हैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मैं। मुझे जन्म देने के 2 दिन बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया था और फिर मेरे पिता ने मुझे बकरी और गाय का दूध पिलाकर पाला। वो मेरे लिए माँ और पिता दोनों बन गए। इस यात्रा में मेरी बहन रोज़ाना मेरे लिए दूध और दही लाती है। इस तरह का प्रेम और देखभाल पाकर मैंने महसूस किया कि मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। अब स्नोलैंड वापस जाने का समय आ गया है और इस वजह से मेरी बहन काफ़ी रोने लगी। जब हम जाने लगे तो वो रोती जा रही थी, जिसे देखकर मैं भी रोने लगा था। ऐसा लगता है कि मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। ये सोचकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। जब मैं काठमांडू वापस जाने वाली थी तो मैंने महसूस किया कि मेरी माँ अपनी भावनाएं छुपा रही हैं। वो अपनी उदासी जाहिर नहीं करना चाहती थी ताकि मैं उदास ना हो जाऊं। लेकिन बाद में वो काफ़ी रोने लगी।
मैं अभी अभी काठमांडू लौटा हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि भूकंप ने शहर को कितना तबाह कर दिया है। काफ़ी संख्या में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। वो टेंट में रह रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। इस साल भूकंप की वजह से मेरे स्कूल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाय, आज मैं अपनी क्लास में आई हूँ। बच्चों के लिए ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्हें किस तरह की परेशानी है और वो कितने डरे हुए हैं। कुछ तो ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं और वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। वो इतने लोगों के बीच भी अकेला महसूस करते हैं। अब वापस आ गए हैं तो हम खुले स्थान में आग जलाकर खाना बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। मैं अब ये सीख गया हूँ तो स्कूल में दूसरे बच्चों को भी ये सिखा सकता हूँ। वो बच्चे जो अपने गांव गए थे वो अब वापस आ गए हैं। उनके व्यक्तित्व और विचार में काफ़ी अंतर आ गया है। वो बिल्कुल बदल गए हैं। वो हंसते गाते बेफिक्र इंसान की तरह गए थे और अब लौटे हैं तो वयस्क और समझदार होकर लौटे हैं। अब ये चीज़ों को समझने लगे हैं। इन बच्चों ने अपने माता पिता से सीखा है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। संघर्ष क्या है? किताबें पढ़ना, परीक्षा देना, ये गांव में जीवन जीने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कभी कभी मैं पढ़ाई छोड़ने, गांव जाने और काम करने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं ख़ुद को ये याद दिलाती हूँ कि मुझे पढ़ाई करने का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, तो भला मैं इस अवसर को अपने हाथों से क्यों जाने दूँ। मैं यहाँ अपने घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ रहकर काफ़ी कुछ सीखा है। एक दिन मैं काम करना और कमाना शुरू करूँगी और इसके बाद सही मायनों में मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकती हूँ और उन्हें खुश रख सकती हूँ। मैंने स्नोलैंड में 12 साल बिताए हैं और यहाँ से मैंने लिया ही है, दिया कुछ भी नहीं है। आज पहली बार मैं अपने स्कूल को कुछ दे सकती हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिली। ये बहुत चौंकाने वाला है।
लेकिन मैं अपनी जगह के बारे में क्या कह सकता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है। गांव में लोगों को जितना मैं बता पाई उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे सिखाया। गांव का जीवन मुश्किलों भरा है और इसलिए लगभग सभी लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने कठिनाइयों का सामना करना और आगे बढ़ना सीख लिया है। हमारे गांव में दुश्मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखता है। सभी लोग साथ में काम करते हैं, सभी साथ में मिलकर जश्न मनाते हैं। जब किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो वो साझा करते हैं उसे, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। मैंने उदास होकर यात्रा शुरू की, लेकिन यात्रा के अंत तक मुझे बड़ी खुशी मिलने लगी। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त मैं बहुत दुखी था, लेकिन सफ़र के आखिर में मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पर हर तरफ खुशहाली खुशहाली है। वो बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए काठमांडू जाते हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों या माता पिता के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। परिवार और रिश्तेदारों से दूर रहने के पीछे ज़रूर कोई अच्छी वजह होगी। जब मैं अपने गांव गया और मैंने वहां का जीवन समझा तो मैंने महसूस किया कि उन्होंने मुझे नरक से स्वर्ग में भेज दिया है। अपने गांव जाकर और अपनी आँखों से उन परेशानियों को देखकर मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने मुझे क्यों भेज दिया था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और उसने खुद सारी परेशानियों का सामना किया और मुझे खुद से दूर भेजा। पहले मेरे मन में माँ के प्रति गुस्सा था। मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने मुझे क्यों भेजा, क्यों उन्होंने अपनी उदासी छुपाई, लेकिन अब सारी चीज़ें जानकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे मन में उनके लिए काफ़ी आदर की भावना है। ये उनका प्यार ही है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे दूर भेजा था।